गुड मॉर्निंग बच्चे। संघवाद चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के लिए हो जाओ रेडी। इसमें हम लोग मेनली एक भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से चलती है या फिर कैसे हम इसको नियंत्रित करके आगे बढ़ाते हैं, ये सब हम लोग इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो शुरुआत करते हैं कि भारत संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, खास करके भारत में, जिसमें हम लोगों को लंबे लंबे स्टोरी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आता बेटा कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। यानी कि अगर हमारे देश में संघीय व्यवस्था सफल है, अगर हमारे देश में फेडरल सिस्टम सक्सेसफुल है, तो उसका मेन रीजन यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति है। लोकतांत्रिक राजनीति यानी ऐसी राजनीति जो टोटली जनता के द्वारा चलती है, जनता से चलती है, जनता के द्वारा चलती है। ठीक है, लोकतंत्र की 9th क्लास में डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी, जो मैंने अभी रिपीट करी। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर भारत में संघीय व्यवस्था आज के टाइम पर सफल है, तो इसका मेन रीजन है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र। ठीक है, इसी चरित्र के हम लोग 3 पॉइंट करेंगे कि ऐसा क्या है हमारी लोकतांत्रिक चरित्र में। हमारे लोकतांत्रिक चरित्र के 3 पार्ट आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें एक तो हम लोग भाषाई राज्य पढ़ाएंगे, एक भाषा नीति पढ़ाऊंगी, और तीसरा तुम्हें केंद्र राज्य के संबंध बताऊंगी। यानी इस वीडियो में अब हम इन तीनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि सिंपल है भाषाई राज्य। ठीक है, भाषाई राज्य कैसे कि 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यानी मैं शुरुआत यहां से क्यों कर रही हूँ, मैं यहां से शुरुआत इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि जैसे ही हम लोग आजाद हुए, एक बहुत बड़े लेवल पर एक आवाज उभरनी शुरू हो गई थी कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को बांटो बांटो बांटो। अब इतना हंगामा मचा क्यों? मचने का रीजन भी था। आप सुनिए मचने का रीजन। 1920 में 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था एक, यानी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था एक नागपुर में, जिसमें यह डिसाइड किया गया था बच्चे कि जब भी भारत आजाद हो जाएगा तो जो भी केंद्र सरकार में पार्टी बैठेगी, फिलहाल तो पता ही था कि कांग्रेस ही बैठने वाली है। ठीक है, कि जो भी पार्टी आप लोगों की सरकार बनाएगी वो आजाद होते पूरे भारत को भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में बांट देगी। और हो गया हम लोग 47 में आजाद। क्या अब लोग नहीं कहेंगे कि भाई हमें भाषा के आधार पर बांटो? हालांकि आजादी से पहले ही आंध्र प्रदेश ने शुरू कर दिया था, वहां की विधानसभा ने मांग उठानी शुरू कर दी थी। हालांकि ये पहले आंध्र प्रदेश नहीं था बेटा, ये पूरा तमिलनाडु मद्रास हुआ करता था। इस मद्रास के अंदर आप लोगों का पूरा आंध्र प्रदेश आता था, पूरा का पूरा तमिलनाडु आता था, और कुछ पार्ट आपका केरल का और कुछ नीचे वाला हिस्सा कर्नाटक का भी कह देते हैं। ठीक है, मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो पूरा कवर होता था मद्रास में। तो मद्रास से आवाज उठने लगी थी कि जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी थी 46 में ही कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाओ। ठीक है, लेकिन बेटा हम लोग आजादी के टाइम पर इतनी मारकाट देख चुके थे। मारकाट हुई क्यों थी? हिंदू यहां रुक रहा है, मुसलमान उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान का हिंदू उठकर इंडिया में आ रहा है। ये जो आने जाने वाला है, वो जो गदर फिल्म देखी है ना, वो सनी देओल वाली, मैं निकला और गड्डी लेके, वो वाली फिल्म जो शुरुआत में उसके पोर्शन है ना बेटा, वो सारा का सारा तुम्हारा आजादी के टाइम की रियल सिचुएशन बताता है। सच में बहुत बुरी तरह मारकाट हुई थी।
अब एक मार्काट हम देख चुके थे आजादी के टाइम पर, और आजाद होते फिर और भाषाओं के लोग कह रहे कि हमें भी भाषा के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर बांटो। इसे थोड़ी ना है। हमारी जो राजनेता लोग हैं वो पहले ही बहुत डर चुके थे, क्योंकि वो जो 47 में हिंसा हुई थी उससे निपटने का कोई तरकीब नहीं थी इनके पास। ठीक है, तकरीबन 2-2.5 महीने तक बहुत गंदे तरीके की ये आप लोगों के यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए। वो तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, अगर वो धमकी ना दें कि अगर इतने तुम लोग ये बंद नहीं करोगे तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा, तो ये बंद भी नहीं होती, क्योंकि इसके लिए कोई पॉलिसी तो इनको समझ में ही नहीं आई कि हम लोग क्या करें, कैसे बढ़ाएं, क्या आगे बढ़े। ठीक है, तो बच्चे जब ये हिंसा देख चुके थे तो एक और हिंसा की तैयारी हमारे राजनेता लोग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, एक और हिंसा, क्योंकि इनको डर था कि अगर ये भाषा के आधार पर अब स्टेट में बढ़ गए तो आधे यहाँ से उठ के वहां जाएंगे, वहां वाले वहां जाएंगे, दोबारा से फिर ये लड़ेंगे। तो हमारी सरकार ने मना नहीं किया था, हमारी सरकार ने कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने की बात कही थी जो जनता को मंजूर नहीं थी, खासकर तेलुगु भाषी लोगों को। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु ये गांधीवादी नेता था जो अनशन में बैठ गया कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र आंदोलन के माध्यम से आंध्र प्रदेश बनाओ, मैं अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। और सच में बेटा उसने खाना पीना छोड़ भी दिया था। 56 डेज यानी 56 दिन के बाद रामुलु की हो जाती है डेथ, जिसकी वजह से फिर जो हंगामा मचा वो सरकार से नहीं संभला। ठीक है, और उन्हें मजबूर होकर ही सही 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य बनाना पड़ा। ठीक है, और जब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, भाई पूरे साउथ इंडिया में आवाज उठने लगी कि जब इसको बना सकते हैं तो हमें भी बना सकते हैं। और जगह जगह रैलियां, जगह जगह आंदोलन, जगह जगह अनशन धरने शुरू हो गए। अब सरकार को मजबूर होकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी 1953 में। इस आयोग ने पूरे भारत का सर्वे किया और इसने डिसाइड किया, जो अपनी रिपोर्ट दी, अपना अधिनियम दिया इसने, उसमें इसने डिक्लेयर किया कि पूरे भारत में 14 मुख्य भाषाएं हैं जिनके आधार पर हम अलग 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 स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और 6 भाषाएं ऐसी हैं जो कम बोली जाती हैं, उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज क्लियर होगी कि भाषा के आधार पर पहला बना राज्य आंध्र प्रदेश था जो मद्रास से कट के बना था, और 1956 तक आते आते हमारे यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं था बेटा कि उसके बाद कोई राज्य नहीं बना, समय समय पर अलग अलग राज्य बनते ही रहे। ठीक है, जैसे कि संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर भी बाद में और स्टेट बने हैं। जैसे नागालैंड 1963 में बना, उत्तराखंड और झारखंड, उत्तराखंड जो कि आप लोगों का यूपी को काट के बना, यूपी में से सारा पर्वतीय इलाका अलग कर दिया गया, यानी भूगोल के आधार पर हुआ इसका बंटवारा। तो जो उत्तराखंड और झारखंड है ये यूपी से काट कर, ये एमपी से काट कर बना झारखंड, सॉरी झारखंड आप लोगों का बिहार से काट के बना। ठीक है, एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बना था। ओके, इन्हीं के साथ वो भी बना था, ये 2000 में बने थे बेटा, नवंबर 2000 में। ठीक है, और ये इसके बाद भी चल ही रहा है, आप लोगों का तेलंगाना बना है ना 2014 में, दिसंबर 2014 में तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश को काट के। ओके, इसके बाद ये यानी इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाषा नीति, यानी भारत ने किस तरह की भाषा नीति को अपनाया। भाई ये बात तो सभी को पता है कि हमारी देश की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र की भाषा, जिसमें हम हिंदी को कभी नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है,
तो 40% पे हम 60% लोगों को बलि का बकरा नहीं बना सकते। इसीलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में रखा। और जिन इलाकों में हिंदी नहीं बोली जाती थी उनमें सहायक के भाषा के रूप में अंग्रेजी को रख दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को। और ये डिसाइड कर दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1965 तक अंग्रेजी का चलन बंद कर देंगे भारत में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि लोगों को भाई इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज थी, हिंदी सबको आती नहीं थी, तो बहुत सारे खासकर साउथ के स्टेट या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिनको ये दोनों ही भाषाएं करने में बड़ी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से सबसे पहले आवाज उठी तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु जिसमें डीएमके पार्टी ने द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसमें उसने हिंदी का विरोध किया कि भाई हिंदी को अगर तुम राजभाषा बना के रख रहे हो तो एक तरीके से जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ना तो ढंग से फिर इंग्लिश रह पाएगी ना ढंग से हिंदी हो पाएगी। इसीलिए इन्होंने जो हिंदी विरोधी आंदोलन किया उसका रिजल्ट ये निकला कि 1965 में जब इंग्लिश को हटाने की बात करी गई थी, हम लोगों ने पहली बात इंग्लिश को नहीं हटाया क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। यही डिसाइड हुआ कि अगर ये रखी जाएगी तो आगे चलकर हमारे बच्चों को फायदा ही होगा, तो इंग्लिश को तो हटाया नहीं। हिंदी हमारी राजभाषा थी, उसको हम चेंज करेंगे नहीं, तो त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ, 2 भाषाएं ये थी और तीसरी भाषा अब वो स्थानीय भाषा जुड़ गई, जिसकी वजह से हर स्टेट की अपनी एक भाषा बनी हुई जो थी, उसमें हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा इन तीनों को लेकर सरकारी कामकाज होने लगे, ठीक है। अगर सिंपल है, जिसको नॉर्मल भाषा में कैसे समझाऊं कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रशासन से रिलेटेड, तो वो हिंदी में भी मिलेगा, वो इंग्लिश में भी मिलेगा, मान लो वो तमिलनाडु का है तो वो तमिल में भी मिलेगा। ये है त्रिभाषा, 3 भाषा का सूत्र, ठीक है बच्चे। तो देखिए राजभाषा हिंदी जो कि 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। हिंदी के अलावा भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दे रखा है, ठीक है, यानी सरकारी कामकाज में आपकी 22 और भाषाएं हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग राजभाषाएं हैं, ये तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के उपयोग को लेकर भारत में बड़ी सावधानी से काम किया गया और यही कारण है कि संविधान में लिखा था हम लोगों ने 1947-8 में, और वो आज तक हमारी राजभाषा ही बनी हुई है, ठीक है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल सावधानी से किया और करवाया, और इसका श्रेय बेटा जाता है हमारे सभी राजनीतिज्ञों को, ठीक है। 1965 तक अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन तमिलनाडु के उग्र आंदोलन, वो हिंदी विरोधी आंदोलन जिसे द्रविड़ आंदोलन भी कहते हैं, उग्र आंदोलन के बाद त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। आई थिंक ये स्टोरी दोनों समझ में आ गई है। आखिरी टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है बेटा। केंद्र और राज्य संबंध ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको राजनीति के बारे में कुछ पता होगा, ठीक। और उसके जानने के लिए ध्यान से सुनना, हमारी सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी से लेकर 1989 तक 89 इतने लंबे समय तक एक छत्र राज किया है, ठीक है। लेकिन उस एक छत्र राज में वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल हर जगह खुद ही बैठी रही। ये उसने स्टार्टिंग के 3 इलेक्शन में किया। स्टार्टिंग के 3 इलेक्शन में तो सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, सारी जगह कांग्रेस। ऐसे में हमारे संघीय ढांचे को थोड़ा धक्का लगा। धक्का क्यों लगा? पॉइंट फर्स्ट, पहले एक ही पार्टी का शासन था, तो राज्य सरकारें संघीय स्वायत्ता का प्रयोग कर ही नहीं पा रही थी, यानी स्वतंत्रता से वो काम कर ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दादी बन के सिर पे बैठी हुई थी, ठीक है। नहीं कर पाया भाई, स्टेट कुछ करने की कोशिश करे सेंटर से तभी आ जाता था,
कि भाई हमारी पार्टी की, हमारी ही पार्टी की सरकार है, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो, जिसकी वजह से राज्य सरकारें स्वतंत्र होकर काम कभी नहीं कर पाई। ठीक है। हाँ, 1967 के बाद जब हमारी अपोजिशन पार्टियां भी प्रभावी होने लगी, ठीक है, यानी जो विपक्षी दल है ये भी जब प्रभावी होने लगे, ये भी अब राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगे, तो दूसरी तरह की सिचुएशन बन गई। सेंटर में जो पार्टी थी वो अलग बनती। नॉर्मल है बेटा, केंद्र में आप लोगों की कांग्रेस ही रहती है, बस बीच में 2-2.5 साल के लिए गायब हुई थी, 77 से 79 के मिड तक, उसके अलावा सारे टाइम आपकी कांग्रेस पार्टी ही रही है। ठीक है, तो सेंटर में मान लो कांग्रेस थी, स्टेट में अलग अलग दलों की पार्टियां बनने लगी, अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी। ऐसे में क्या होता, अब सेंटर में तो कांग्रेस बैठी है, स्टेट में कोई और पार्टी, किसी और पार्टी की सरकार बैठी है, तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो गैप था वो बढ़ गया। ठीक है, जो सेंटर थी वो स्टेट पे ध्यान नहीं देती, जो स्टेट थी वो सेंटर के लिए काम नहीं करती, इससे मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो भी हमारा देश ढंग से नहीं चला। ठीक है, हमारा देश ढंग से कब चला? 1989 के बाद। ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट को पढ़ लो, साथ साथ समझ में आ जाएगा। फिर केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनी, तो केंद्र राज्यों के अधिकारों की, केंद्र जो था वो राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने लगी, यानी वो संविधान में संशोधन करा देती सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी है, और किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा देती। ठीक है, ऐसा तो जो सबसे पहला एग्जांपल है वो 1957 का है। सेंटर में बैठी थी आप लोग की कांग्रेस पार्टी, और केरल में बैठी थी कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार, और संविधान संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 57 में केरल की राज्य सरकार को गिरा दिया था। बड़ा विवादास्पद ये संशोधन रहा है। ठीक है, अब आ जाओ 89 पर, जब किसी एक दल की सरकार नहीं बन रही थी, कांग्रेस का एक छत्र राज हो गया खत्म, क्योंकि कई और पार्टियां नए नए विचारों को लेकर जब सामने आई तो जनता बट गई। ठीक है, जैसे SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके लिए आप लोगों की बसपा पार्टी बन गई थी, बीजेपी पार्टी 1980 में बन गई थी। ठीक है, जो बसपा पार्टी थी वो 1984 में बनी थी बेटा, कांशीराम ने बनाई थी, पंजाब का ब्राह्मण था ये, जिसने SC ST और इनके लिए ये पार्टी तैयार की थी। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और तुम्हारे आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी बनी, जनसंघ पार्टी से बदल के। ठीक है, इसके बाद 1988 में जनता दल भी आ गई गरीबों की हेल्प के लिए, जिसके कारण अब जनता बट गई। अब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और हमारे देश में गठबंधन की सरकारें बनने लगी, कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकारें वो सरकारें होती है बेटा, इसका परिभाषा आती है पेपर में कि कोएलिशन गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं, या गठबंधन की सरकार हम किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिटेल करके लिखते हैं, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता चुनाव में, और वो कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ठीक है, और इसके आने के बाद बेटा भारत ये राजनीति का चरित्र ही बदल गया, और सच में लोकतांत्रिक चरित्र जो होता है वो उभर के सामने आया। ठीक है, और हमारी संघीय व्यवस्था को इसने सफल बनाया। ठीक है, गठबंधन की सरकार की खूबियां पूछी जाती हैं आपसे, तो गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी खूबी ये बेटा कि जब बहुत सारी पार्टियां आ जाती है ना साथ में, तो वो अपने अपने इलाके की सारी दिक्कतों को सेंट्रल लेवल तक पहुंचा देती हैं, जिससे विभिन्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जल्दी निकलते हैं। अलग अलग के विचार जब आते हैं तो देश में एक ही काम कई ढंग से सोचा जाता है, और उसको करने में फिर जो मजा आता है ना, वो देश के विकास में प्रभावी रहता है। ठीक है,
और सबसे नेगेटिव पॉइंट गठबंधन का ये बेटा कि जब बहुत सारी पार्टियां मिल जाती है और हमें मान लो कोई बिल या विधेयक पास कराना है तो वो जल्दी से पास नहीं होता, क्योंकि सभी को राजी करा के हाँ कहलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। और बाई चांस कोई फिर भी दिक्कत रह जाते हैं बेटा तो प्लीज कमेंट करके पूछा करो, सबको आंसर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।